बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? कैसी तबीयत है? अभी तक हम नेचर का जो कोर्स है उसका सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्शन के जो डिफरेंट स्टेप्स थे उसमें से फर्स्ट 4 स्टेप्स हमने कवर किए थे। तो आज हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसके 5th 6th 7th स्टेप जो हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन के सिलेक्शन के जो लास्ट स्टेप थे, पहले स्टेप वो आप लोगों ने पढ़ लिया थे कि जिसमें एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन देते हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी होती है, उनकी एप्लीकेशन चेक की जाती है, उनसे फॉर्म फिल करवाया जाता है, उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। अब इंटरव्यू के बाद जो है स्टेप 5 है वो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि जो उन कैंडिडेट्स ने, एप्लीकेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई होती है उसमें जो उन्होंने अपना लिखा होता है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनका रेजिडेंस क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, उस चीज़ को चेक भी किया जाता है कि आइदर जो उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ठीक है या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो, तो इसमें सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्यूरेट है या नहीं है। कि उसमें उन्होंने बताया कि उनका नाम, फादर नेम, एज, इसके अलावा उनकी एजुकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ कहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस पोजीशन में। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में, ताकि पता चल सके कि जो एप्लीकेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने कोई चीज़ छुपाई है या किसी चीज़ को एग्जैगरेट करके बताया गया है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स होते हैं जहाँ पे वो पहले जॉब कर रहा होता है उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। उनसे कॉन्टेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। मोस्टली तो उन्हें लेटर लिख दिया जाता है कि ये एप्लीकेंट है, वो उसने अप्लाई किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन के लिए। तो उन्होंने जो अपना सीवी है, जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें बताया कि उन्होंने 2 साल 3 साल इस डेट से इस डेट तक इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन पे काम किया है। तो काइंडली वेरीफाई दिस कि आइदर ही हैज़ वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, और ये टाइम ड्यूरेशन है और इन पोजीशन पे और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उन्होंने लिखी हैं यही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इस बंदे की। तो ये रिटर्न में एक आ जाता है तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेलीफोनिकली भी कर लेती हैं लेकिन उसका वो ऐसा ऑथेंटिक नहीं रहता। वो फॉर द टाइम बिंग तो इन्फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा आप चीज़ उसे बना नहीं सकते। उस पर फिर कोई एविडेंस नहीं है, उसको उसकी बेस पे आप कोई डिसीजन जो है कंप्लीट डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 80% जो हैं वो रिटर्न फॉर्म में फार्मर एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करती हैं और उनसे उनकी डिटेल ली जाती है, जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया उसे वेरीफाई करवाया जाता है। इसके अलावा जो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं एप्लीकेंट ने, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जमा करवाते हैं वहाँ पे वो आपसे प्रोफेशनल और एजुकेशनल रेफरेंस मांगते हैं कि आपने कहाँ से, जहाँ से एजुकेशन हासिल की है, आपके सुपरवाइज़र, आपके टीचर, वो आपको रिकमेंडेशन लेटर या वो आपके रेफरेंस होंगे। और इसके अलावा जहाँ पे आपने जॉब किया तो प्रोफेशनल रेफरेंस, तो उन रेफरेंसेस से कॉन्टेक्ट किया जाता है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जो रेफरेंस दिए जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई स्टेटस होता है, यानी कि अगर वो आपका कोई टीचर होगा तो उसका है कि वो लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। प्रोफेशनल होगा तो जो आपके इमीडिएट बॉस है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे मैनेजर है, जनरल मैनेजर वगैरह होंगे, तो वो उनसे कॉन्टेक्ट करके आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। जो एप्लीकेंट जिसने जमा किया है उनका बैकग्राउंड के, वो कैसे थे, हार्ड वर्क थे, मोटिवेटेड थे, उन ये जॉब असाइनमेंट वो करते रहे हैं, नहीं करते रहे, स्टूडेंट थे तो कैसे स्टूडेंट थे, क्या बिहेवियर था, एटीट्यूड कैसा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में चेक की जाती हैं। एजुकेशन वेरिफिकेशन, ये आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो जहाँ जहाँ से आपकी डिग्रीज हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, वहाँ से वेरीफाई करवाए जाते हैं। मैट्रिक इंटर की जो है वो मोस्टली जो
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ से वेरीफाई करवाई जाती हैं। ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आपकी डिग्रियाँ वेरीफाई करवाई जाती है कि आइदर दीज डिग्रीज आर इशूड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसके अलावा लीगल स्टेटस टू वर्क के लीगल स्टेटस पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग जॉब कर रहे हैं तो वो लोकल लोग होते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं या पाकिस्तान में भी कोई फॉरनर है तो उनका लीगल स्टेटस भी देखना होता है कि वो काम करने के अहल हैं भी कि नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे ये अफगान वार हुई थी तो अफगान महाजरीन जो है रिफ्यूजीज वो आके रहे तो उनके पास वर्क परमिट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो देन दे आर लीगली अलाउड टू डू अ वर्क। अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो फॉरनर हैं, तो उन्हें आप जॉब नहीं देंगे। तो ये चीज़ भी देखनी है कि उनके पास CNIC है, शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, कंप्यूटर CNIC, अगर वो CNIC नहीं है तो उनके पास कोई वर्क परमिट है कि जिनकी बेस पे उन्हें वो लीगल स्टेटस हो उनका वर्क काम करने का। क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक की जाती है कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। वो स्टेट बैंक की वेबसाइट, वहाँ से पता चल जाता है कि इस बंदे ने लोन क्या है, इसके क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं तो बैंक के जमा करवाए हैं, बिल हैं तो वो जमा करवाए, ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। ये चीज़ भी चेक की जाती है कि अगर वो डिफ़ॉल्टर है तो आम तौर पे उसे जॉब के लिए फिर वो कंसीडर नहीं किया जाता कि उसकी रेप्यूट अच्छी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये चीज़ देखी जाए। क्रेडिट हिस्ट्री, अगर उन क्रेडिट कार्ड हैं तो उनकी पेमेंट का क्या है, अगर कोई लोन लिए हैं तो वो लोन क्लियर किए हैं कि नहीं किए, या डिफ़ॉल्टर्स हैं, अपनी यूटिलिटी बिल्स सबमिट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, तो ये चीज़ें भी चेक की जाती हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है, उसमें कंसर्न जो उन्होंने अपना एड्रेस दिया है वहाँ के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के DPO को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को लेटर लिखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उनसे पूछा जाता है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कोई ऐसा कि कोई FIR दर्ज हुई हो या किसी किस्म का भी, तो वो वेरिफिकेशन करवाई जाती है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उन्हें भी जॉब के लिए नॉट एलिजिबल कर दिया जाता है। अब ये सारा जो है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, ये करता कौन है, तो ये दिस इज द परफॉर्म बाय इंटरनल HR स्टाफ, यानी कि आपका जो HR स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी, वो लोग ही चेक कर लेते हैं। एजुकेशन चेक करवानी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करवाना है, कंसर्न यूनिवर्सिटी बोर्ड को लिख दिया जाता है। प्रीवियस एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन ली जाती है, वहाँ पे कॉल करके या लेटर लिख के उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। रेफरेंसेस हैं तो उन्हें भी लेटर या कॉल कर ली जाती है। क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो कंसर्न DPO को लेटर लिख के वहाँ से ये लिख लिया जाता है। दिस इज द इंटरनल अरेंजमेंट। वो कंसर्न स्टाफ ही, जो HR स्टाफ है, वही ये काम करता है, और उससे ये एक चीपर है कि उन्हें इसके लिए कुछ बाहर से लोग हायर नहीं करने पड़ते। अपना स्टाफ है जो इन्हें आप पे कर रहे हैं, वो अपनी उसी में ये काम भी कर लेते हैं। इसकी एक सेकंड भी है, एक्सटर्नल है, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स। उसमें यह है कि एक इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो हायर की जाती हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये एक बंदा है, इसे हम हायर कर रहे हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, इसे तो इसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन सारी चेक करो, और उन्हें बता दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर है, कि उसमें उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी एजुकेशन है, उसका प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है, जो भी है, जो जो चीज़ें रिक्वायर है वो उन्हें बता दी जाता है, और उन्हें आप पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे करती है ताकि वो उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के भेजें। इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज काम करती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जी कि गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने हैं, तो जो आपकी खुफिया एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट ली जाती है। इसी तरह अभी रिसेंटली CSS के एग्जाम्स हुए हैं, तो जो लोग रिटर्न और इंटरव्यू पास करते हैं तो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह और अदर एजेंसी से उनका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन सारी करवा के रिपोर्ट आती है, जिनकी रिपोर्ट क्लियर हो उनका फिर रिजल्ट वो डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक्सटर्नल थर्ड पार्टी है, वो फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन उन्हें पे करता है। वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है तो वो खुद नहीं करते, तो थर्ड पार्टी की सर्विसेज दी जाती है, उन्हें पे किया जाता है। ये है कि रिपोर्ट मोस्ट कम्प्रीहेंसिव मिलती है, जो इंटरनल है उसकी निस्बत कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट मिलती है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा कॉस्टली है, उन्हें आपको पे करना पड़ता है।
एक मिथ है कि नियरली हाफ ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स एग्जैजरेट समथिंग, के वो कहा जाता है कि हाफ एप्लीकेंट, जितनी एप्लीकेशन आई हैं उनमें तकरीबन आधे जो लोग हैं वो अपना कुछ ना कुछ एग्जैजरेट करते हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते कुछ मोस्टली एक्सपीरियंस की में ज़्यादा होता है कि एक्सपीरियंस क्या दिया जाता है जी, एक्सपीरियंस उनका होता है 8 साल, लेकिन वो लगा हुए हैं 10 साल 12 साल का मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ से, जहाँ पे कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, कोई किसी रिलेशन के, तो वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो ये चीज़ें जब, लेकिन अगर इंटरनल एचआर स्टाफ करेगा तो वो तो लेटर लिखेगा, वहाँ से उनका लेटर जवाब आ जाएगा जी ठीक है जी ये बंदा काम करता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जाके डिफरेंट लोगों से पूछते हैं, वो ऐसे लेटर नहीं लिखते, वो वहाँ पे जाएंगे जो वहाँ से कुछ ऐसा बंदा कोई था तो वहाँ से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये बंदा वहाँ काम करता रहा है या नहीं करता रहा। तो इसमें एग्जैजुरेशन होती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड में है। और अभी तो हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि डिग्रीज का, जाली डिग्री का बड़ा हुआ था, डिग्री वेरिफिकेशन, तो एजुकेशन बैकग्राउंड, ये चीज़ें जो है इसमें एक मिथ है कि हाफ जो है कैंडिडेट एप्लीकेंट वो इसमें एग्जैजुरेट करते हैं, अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बताते, कुछ ना कुछ बढ़ा के पेश करते हैं। तो इसलिए ये बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि इसमें बैकग्राउंड में है कि आपने जो सही इंफॉर्मेशन है उसे वेरीफाई करना है कि वो सही इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि नहीं दी। यही बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है कि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, जब आपने बंदा हायर करना है तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या उसके पास स्किल्स हैं। तो ये सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जब आप चेक करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या उसमें कुछ एग्जैजुरेशन वगैरह की गई है। अनकवर डैमेजिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सच एज क्रिमिनल रिकॉर्ड, और इसमें यह भी है कि आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डैमेजिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डैमेजिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तबाहकुन हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उससे बेनिफिट की बजाय नुकसान हो, तो वो अनकवर हो जाती है। एक बंदा क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली वो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी आएगा, तो उसका क्रिमिनल माइंड है तो वो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा घपला करेगा, कोई फ्रॉड करेगा, कोई लड़ाइयाँ करेगा। तो ऐसे बंदों से ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड करती हैं। तो ये चीज़ क्रिमिनल बैकग्राउंड जब चेक किया जाता है, अगर ऐसा कोई हो तो उसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर उसे हायर कर दिया गया तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे उसके प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, कि डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, वही आपसे पहले जैसे मैंने अभी बात की कि जब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करनी है तो रिटर्न फॉर्म में अगर ले ली जाए तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी फाइल में लग जाएगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में इसने इतना अर्सा काम किया, और इन पोजीशन पे जब वो रिटर्न आ जाएगा तो वो इन द फ्यूचर भी आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन लेते हैं तो उसके पे भी डॉक्यूमेंटेशन के अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लगाएं, ये चीज़ें लगाएं ताकि उन्हें आप वेरीफाई करवाते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके एजुकेशन, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, मास्टर्स की डिग्रियां हों, ट्रांसक्रिप्ट हों, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हों जो इशूड बाय योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, ये सारी चीज़ें, आपका CNIC, डोमिसाइल, पासपोर्ट, ये चीज़ें साथ लगी होगी तो उनकी वेरिफिकेशन ईजी होगी और वो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन का रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चेक करने के बाद जो लोग इसमें क्लियर हो, जिनका कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एवरीथिंग इज अप टू द मार्क हो, अप टू डेट हो, तो उसके बाद जो HR डिपार्टमेंट है वो कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर इशू करता है। उसमें कहा जाता है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, तो उस पर एक कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर उसमें लिखा जाता है कि सब्जेक्ट टू प्रोवाइड योर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट और दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो 1 2 3 लाख आप उसमें क्या है जी, कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर लिख दिया जाता है कि आपने इस हॉस्पिटल से मेडिकल अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना है। इसके अलावा अपना एफिडेविट देना है कि जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब के लिए आजकल ये करती है कि एफिडेविट दें कि आपका किसी फॉरेन नेशनल के साथ आप मैरिड नहीं हैं, कि कोई भी मेल या फीमेल जो पाकिस्तान
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब में होगा वो फॉरेन नेशनल से शादी नहीं कर सकता। तो ये एफिडेविट देना कि मैंने ऐसी पहले शादी नहीं की किसी फॉरेन नेशनल से। तो ये कंडीशनल ऑफर है कि वो सब्जेक्ट टू, आपको जॉब ऑफर की जाती है लेकिन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। सो फार सो गुड के जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं तो ठीक होगा। यूजुअली मेड बाय एचआर के ये जो कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर है ये एचआर डिपार्टमेंट ही प्रिपेयर करता है और उन्हें सेंड कर दिया जाता है। और इसमें वही डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल ड्रग और अदर रिमेनिंग टेस्ट के ये कंडीशनल क्या है, कंडीशन क्या ली जाती है कि आपका मेडिकल ड्रग के कोई ड्रग तो यूज़ नहीं करते तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह हासिल करते हैं जो ये करवा लेते हैं, मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाते हैं तो उन्हें फिर परमानेंट जॉब ऑफर लेटर इशू कर दिया जाता है। स्टेप 7 है फिजिकल एग्जाम, वही आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसमें ओनली यूज टू आइडेंटिफाई पीपल फिजिकली अनएबल टू परफॉर्म जॉब, यानी ये सिर्फ यही देखा जाता है कि फिजिकली वो जॉब परफॉर्म करने के काबिल हैं भी कि नहीं है। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें कुछ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस है, पुलिस है, आर्मी है, तो वहाँ पे वो आपका दौड़ का टेस्ट लेंगे। अदर होगा कि आप फिट हों, आपका टांगे हाथ पाँव सब कुछ ठीक हो। लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। ऑफिस वर्क है तो वहाँ पे अगर आप खुदा न खासा कोई मजदूरी है, कोई एक हाथ या टांग नहीं है तो वहाँ पे ये कंसिडर हो जाता है। लेकिन आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में ये मुकम्मल है। इसी तरह हर जॉब की रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट है, तो उसकी जो उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए होते हैं उसके मुताबिक ये फिजिकली टेस्ट किया जाता है कि आइदर द पर्टिकुलर पर्सन इज फिट टू परफॉर्म दिस जॉब और नॉट। बेसलाइन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस की जब आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है तो उसमें देखा जाता है कि आप क्या फिटनेस क्या है, आपको कोई डिजीज़ तो खुदा न खास्ता नहीं है, कौन कौन से आप टोटल फिट हैं, आई आपकी क्या है, सुनने का कैसा है, आपका कोई डायबिटीज़ वगैरह या कोई और ऐसी चीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की बेस पे फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं, उसकी इन उस मेडिकल टेस्ट की बेस पे हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए ये उसके लिए भी ज़रूरी होता है। ड्रग टेस्टिंग के कोई एम्प्लॉय ड्रग्स वगैरह तो यूज़ नहीं करता, अगर ड्रग यूज़ करता हो तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लमेटिक होगा। तो स्टेप 8 क्या है, परमानेंट जॉब ऑफर। जब आप के तमाम इंटरव्यू टेस्ट क्लियर हो गए, आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चेक करके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपका कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर है जिसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपने फुलफिल कर ली, फिजिकली आप फिट हो गए, आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गया, तो उसके बाद परमानेंट जॉब ऑफर ये होता है। जब आप ज्वाइनिंग कर लेते तो आपका नोटिफिकेशन हो जाता है परमानेंट जॉब ऑफर के, यू आर परमानेंटली हायर्ड देयर, कि आपने मेडिकल वगैरह करवा लिया तो आपको परमानेंट जॉब जिस दिन आप ज्वाइनिंग दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। पहला होता है कंडीशनल के ज्वाइनिंग से पहले आपने ये चीज़ें मुकम्मल करनी, और ये होता है आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग देते हैं तो जो आपका नोटिफिकेशन हो जाता है वो एक्चुअली परमानेंट जॉब ऑफर होता है कि यू हैव ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस टर्म्स एंड कंडीशन। सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट बाय डिपार्टमेंट और इमीडिएट सुपरवाइजर टू फिल वैकेंसी, ये परमानेंट जो जॉब है वो एक्चुअली सिलेक्शन होती है एप्लीकेंट की, जिसमें वो फिर अपनी जिस सीट के लिए उन्हें हायर किया जाता है वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाता है। नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो ये नोटिफिकेशन जो है सिलेक्शन और जॉब ऑफर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इशू करता है। वो क्या जाता है कि ये पर्टिकुलर बंदा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इसे हायर कर लिया गया ऑन दिस टर्म्स एंड कंडीशन, और वो फिर उस डिपार्टमेंट में उस जाके वहाँ पे जो इमीडिएट सुपरवाइजर होगा उससे रिपोर्ट करेगा कि मैंने ये ज्वाइन कर लिया है, मुझे इस पोस्ट के लिए हायर किया गया, नो आई एम हियर टू ज्वाइन माय ड्यूटीज। ये तो हो गया एक आम पर्टिकुलर बंदा किसी भी पोस्ट के लिए जो कि इनिशियल है या दरमियान में मिडल लाइन है उनकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस आ रहा था। इसके बाद एक सिलेक्टिंग मैनेजर, इसमें ये सिलेक्टिंग मैनेजर के टॉप पोजीशंस जो हायर पोजीशन है, एग्जेक्टिव पोजीशन है, उनकी सिलेक्शन में थोड़ा सा
ये सारे स्टेप तो होंगे, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें मज़ीद ऐड हो जाती हैं। जो अभी हमने 7-8 सिलेक्शन के स्टेप पढ़े हैं, ये सिलेक्टिंग मैनेजर में ये भी होंगे। साथ उसमें 3 चीज़ें और आ जाती हैं कि आपने ये मैनेजर जो है वो सिलेक्ट कहाँ से करने हैं। एक तो होता है जब ये है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए, जहाँ पे वो कंपनीज़, एक कंपनी है वो किसी और कंट्री में भी ऑपरेशंस कर रही है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि केएफसी है, मैकडॉनल्ड है, और इसी तरह आपका टोयोटा, हुंडा है। तो ये मल्टीनेशनल है जिनके डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इसमें जब वो टॉप मैनेजमेंट अपनी रखनी होती है, तो उसमें उनके पास 3 ऑप्शंस हो जाते हैं। एक है पेरेंट कंट्री नेशनल, यानी कि वो जिस कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है वो अपने उसी कंट्री से लेके आए। जैसे ये गाड़ियों का आप देख लें कि हुंडा टोयोटा है, जापानीज है, तो वो टॉप एग्जीक्यूटिव अपने जापान से ले आएंगे। इसी तरह केएफसी और मैकडोनल्ड अगर यूके या यूएसए से हैं, तो वो टॉप एग्जीक्यूटिव जो इनका होगा, कंट्री हेड होगा, वो अपने उस पर्टिकुलर कंट्री से लेके आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट कंट्री नेशनल, कि वो अपनी पेरेंट कंट्री जिस कंट्री का वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से अपने ही कंट्री का, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उधर काम कर रहा है उसे एलिवेट करके उसे कंट्री हेड लगा के भेज दें, तो जिसका पेरेंट कंट्री नेशनल। सेकंड होता है होस्ट कंट्री नेशनल, कि जिस कंट्री में वो इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हुंडा है, टोयोटा है, जापानीज कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने प्लांट लगाया, पाकिस्तान में उनके ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वो अपना जो टॉप मैनेजर है वो पाकिस्तान ही के किसी बंदे को उसके लिए हायर कर लें, तो दिस इज अ होस्ट कंट्री नेशनल। और थर्ड होता है थर्ड कंट्री नेशनल, यानी कि कंपनी जापान की है, ऑपरेट वो पाकिस्तान में कर रही है, लेकिन वो बंदा जो हायर कर रहे हैं वो किसी और कंट्री का कर रहे हैं, वो इंडिया का कर रहे हैं, बांग्लादेश का कर रहे हैं, सऊदी अरब का कर रहे हैं, यूके का कर रहे हैं, इटली का कर रहे हैं, तो दिस इज अ थर्ड कंट्री नेशनल। तो टॉप मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें भी कंसीडर की जाती है कि हमने पेरेंट कंट्री से लेना है, होस्ट कंट्री से लेना है और थर्ड कंट्री से लेना है। बाकी स्टेप वो सारे चलेंगे जिसमें वो अप्लाई भी करेंगे, वो इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चल जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह। टॉप लेवल पे टेस्ट तो नहीं लिया जाता आमतौर पे, इंटरव्यू, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, वो स्टेप्स जो है वो वन बाय वन में एक दो एलिमिनेट भी हो जाएंगे, वही चलेंगे। लेकिन टॉप मैनेजमेंट के लिए ये 3 चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं कि हमने पेरेंट कंट्री से लेना, होस्ट कंट्री से लेना या थर्ड कंट्री से लेना, और इनके हम आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं कि क्या होंगे। पेरेंट कंट्री नेशनल्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप जिस कंट्री की वो ऑर्गेनाइजेशन है वही उसी कंट्री से अगर बंदा आप हायर करेंगे टॉप एग्जेक्टिव, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल क्या है कि जिस कंट्री की वो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी ही कंट्री का वो बंदा इधर कंट्री हेड बना के भेजते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो उसकी कोऑर्डिनेशन भी अपने कंट्री के लोगों से होगी, क्योंकि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री से है, उनके कल्चर को समझता है, तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेनिस्बत के वो अपने इधर होस्ट कंट्री से लें, क्योंकि वो डायरेक्ट रिपोर्ट उधर होगा, उधर ही उन्हीं कल्चर में होगा, वो उन लोगों से उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कोऑर्डिनेशन भी और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। प्रोमिसिंग मैनेजर्स आर गिवन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि अब जैसे एग्जांपल दी हुंडा, टोयोटा, मैकडोनल्ड, केएफसी, तो इनके जो अच्छे मैनेजर हैं जो वहाँ पे अपने कंट्री में काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम है, तो उन्हें एलिवेट करके उन्हें कंट्री हेड बना के इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में उन्हें टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे भेजा जाता है। इससे उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बढ़ता है और उन्हें जो अच्छे हैं उन्हें एडवांटेज भी मिलता है कि वो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ और उन्हें एलिवेशन मिल गई, वो कंट्री हेड और टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आए हुए। पेरेंट कंट्री नेशनल्स आर द बेस्ट पीपल फॉर द जॉब। ये कहा जाता है कि पेरेंट कंट्री जो है वो लोग, क्योंकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा जानते हैं, उस कल्चर को भी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उस पेरेंट कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, उनका कल्चर क्या है, तो वो बेस्ट होते हैं कि किसी भी दूसरे मुल्क में जब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन अपना शुरू करती है, तो पेरेंट कंट्री के लोग ही आके उधर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो बेस्ट पीपल होते हैं फॉर दिस जॉब, फॉर द टॉप एग्जीक्यूटिव। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि डिसएडवांटेज क्या है? अडॉप्टेशन ऑफ
टू द होस्ट कंट्री में टेक अ लॉन्ग टाइम। डेफिनेटली उनका कल्चर और है, दूसरे कल्चर में। अब जापान का है, जापान का बंदा इधर आएगा पाकिस्तान में, तो यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने में उसे काफ़ी टाइम लगेगा। वो फौरी तौर पे इस कल्चर के मुताबिक अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर सकता, उसे टाइम लगेगा कि यहाँ के लोगों से कैसे काम लेना है, यहाँ पे कैसे रहना है, यहाँ पे इनका क्या कल्चर है, कैसे टाइमिंग है। जैसे जापान के लोग तो 1 सेकंड 1 मिनट भी लेट नहीं होते, बड़े इन टाइम है। लेकिन वही बंदा पाकिस्तान में आएगा तो यहाँ पे तो सबसे पहले रोला ही उसे ये होगा कि लोगों को टाइम पे लेके आना। सुबह ऑफिस 8 बजे लग रहा है, कोई 8:15 आ रहा है, कोई 8:30 आ रहा होगा। तो ये चीज़ें इस कल्चर में, क्योंकि वहाँ पे ये रूटीन है तो उन्हें नहीं मैटर। लेकिन यहाँ पे उसे इस चीज़ को करने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कोई अदर मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। तो इसी तरह कि वो होस्ट कंट्री के ने अडॉप्ट करना वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों से काम लेना, उसे टाइम लगेगा कि किस तरीके से उसे नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। पेरेंट कंट्री नेशन में इम्पोज एन इनएप्रोप्रिएट हेडक्वार्टर स्टाइल। ये भी कि जापान का वही, जापान का जो स्टाइल है वो भी सेम वही इधर लाके इम्पोज करने की कोशिश करें। लेकिन हर कल्चर टू कल्चर डिफरेंस होता है, हर कल्चर की कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर वो सेम यहाँ की कल्चर को समझे बगैर, यहाँ के लोगों को अंडरस्टैंड किए बगैर उस चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश करेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। ये उसका डिसएडवांटेज है। कंपनसेशन फॉर पेरेंट कंट्री होम कंट्री नेशंस में डिफर। डेफिनेटली अगर आप अपने पेरेंट कंट्री से बुलाएंगे, जापान का है तो जापान का बंदा भेजेंगे तो यहाँ उसे आपको ज़्यादा पे देनी पड़ेगी, वो डॉलर में पे होगी जो भी है। लेकिन अगर आप होस्ट कंट्री से लेंगे तो उसे कम पे कम कंपनसेशन पे, कम बेनिफिट पे आप रख सकते हैं। तो जो पेरेंट कंट्री से फॉरेन से आप इधर लेके आएंगे तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट कंट्री नेशनल्स। होस्ट कंट्री नेशनल के जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहा है वहीं से उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स वहीं से हायर किए जाएं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लैंग्वेज एंड अदर बैरियर्स आर एलिमिनेटेड। कि लैंग्वेज और अदर बैरियर, अगर पाकिस्तान में हुंडा और KFC कर रहे हैं तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो भी पाकिस्तान का होगा, तो कोई लैंग्वेज बैरियर और कोई बैरियर नहीं होगा, कल्चरल बैरियर नहीं होगा। उसे पता होगा कि मेरे कंट्री के लोग, उनका क्या एप्टीट्यूड है, क्या उनसे काम कैसे लेना है, उन्हें कैसे स्टिक है, किस चीज़ पे स्टिकनेस करनी है, किस चीज़ पे इन्हें आपने रिलैक्स करना है। तो वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हायरिंग कॉस्ट और डेफिनेटली जब आप होस्ट कंट्री से लेंगे तो हायरिंग कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी। उसमें आप इधर से इंटरनल भी किसी को एलिवेट कर सकते हैं, या अगर एक्सटर्नल भी लिया तो हायरिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं होगी। नो वर्क परमिट इज़ रिक्वायर्ड। यस, कि जब आप अगर फॉरनर को इधर हायर करते हैं तो उसके लिए वर्क परमिट लेना पड़ता है कि उन्हें फिर 1 साल 2 साल के लिए कितना वर्क परमिट मिलता है। ये भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेर कर। लेकिन अगर होस्ट कंट्रीज होगा तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं हो, आप उसे हायर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ मैनेजमेंट इम्प्रूव, यानी कि वो आप कंटिन्यूटी रहती है कि आप इधर से बंदा मैनेजर है उसे एलिवेट करते हैं, उसे टॉप एग्जीक्यूटिव में ले जाते हैं, टॉप जनरल मैनेजर और पे, तो उससे मैनेजमेंट जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट में एक कंटिन्यूटी रहती है। वो काम कर रहा है, वो उसे अच्छा काम करने पे एलिवेशन मिली है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि होस्ट कंट्री क्या, अगर आप मैनेजर लगाते हैं तो उसके डिसएडवांटेज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हेडक्वार्टर में भी इम्पीडेड। के जो हेडक्वार्टर का कंट्रोल है वो ऐसा ना रहे, क्योंकि एक अगर आप पेरेंट कंट्री से हो तो उसका हेडक्वार्टर के साथ लाइजनिंग उसकी ज़्यादा होगी, होस्ट कंट्री से है तो उनकी लाइजनिंग एज कम्पेयर टू वो कम होगी है। तो कभी कभार है उन्हें एक्चुअली कल्चर का भी शायद उतना आइडिया ना हो। इसी तरह जो हेडक्वार्टर का कंट्रोल है वो भी कंपैरेटिवली वीक होगा अगर आप होस्ट कंट्री का लेंगे। हायरिंग ऑफ होस्ट कंट्रीज लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर पेरेंट कंट्रीज टू गेन ओवरसीज एक्सपीरियंस। कि अगर होस्ट कंट्री के ही टॉप एग्जीक्यूटिव हायर कर लिए जाए तो पेरेंट कंट्री के जो उनके लोग काम कर रहे हैं तो उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो कम मिलेगा। वो उसमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो वो अपने ही कंट्री में काम करते रहेंगे तो इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रा कम हो जाएगा।
अब थर्ड आ जाता है जी थर्ड कंट्री नेशनल, यानी कि ना वो पेरेंट कंट्री से हो ना होस्ट कंट्री से हो, किसी थर्ड कंट्री से ले लें। यानी कि जैसे हुंडा है, पेरेंट कंट्री जापान है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो ना जापान से टॉप एग्जेक्टिव लें, ना पाकिस्तान से लें, वो किसी और कंट्री से ले लें, वो जी इंडिया से ले लें, बांग्लादेश से ले लें, यूएई से ले लें, इसके अलावा यूके से ले लें, इटली से ले लें, तो दिस इज द थर्ड कंट्री नेशनल। तो इसके हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सैलरी एंड बेनिफिट रिक्वायरमेंट में बी लोअर देन फॉर पेरेंट कंट्री, डेफिनेटली पेरेंट कंट्री की निस्बत वो सैलरी और अदर बेनिफिट जो है वो लो हो सकते हैं। जैसे कि जापान की कंपनी है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, लेकिन वो जापान और पाकिस्तान की बजाय कि पाकिस्तानी लोकल को भी नहीं रखना है, कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है कि कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर की नहीं हो सकती, तो वो क्या करेंगे, वो जी बांग्लादेश का कोई बंदा जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे इधर आके लगा देंगे कि लोकल भी नहीं होगा, वो पेरेंट भी नहीं होगा, तो उसे बेनिफिट सैलरी कम देनी पड़ेगी। थर्ड कंट्री में बी बेटर इन्फॉर्म देन पेरेंट कंट्री अबाउट द होस्ट कंट्री, ये भी हो सकता है कि होस्ट कंट्री की निस्बत वो उस कंट्री के को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हों। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, द होस्ट गवर्नमेंट में रिजेंट द हायरिंग ऑफ थर्ड कंट्री, ये जो होस्ट कंट्री है वो कि अब पाकिस्तान में है, इधर से वो कंपनी जापान की है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो वो थर्ड कंट्री इंडिया का कोई बंदा हायर करके इधर लगाएं, तो यहाँ की गवर्नमेंट उस पर रिजेंट कर सकती है कि नहीं जी हम इंडिया के बंदे को वर्क परमिट इशू नहीं करेंगे, वो इधर काम नहीं कर सकता। देर आर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन क्रिएट in a third world country nationals. Third country national may not want to return to their own countries after assignment. Yes, अगर वो किसी ज़रा डेवलप कंट्री में चला गया तो वो वापस अपने 2-3 साल की जो असाइनमेंट है वापस जाने से, अब जैसे कि दुबई में ऑपरेट कर रहे हैं, जापान की कंपनी दुबई में ऑपरेट करी है, किसी पाकिस्तानी को उधर टॉप एग्जेक्टिव पे लगा दे तो वो बाद में रिजेंट करेगा कि मैंने वापस पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे अब इधर दुबई यूएई में रखें या इटली में भेज दें, यूरोप में भेज दें, तो वो उनकी कोशिश यही होगी कि हम वापस अपने मुल्क में ना जाएं। सो ये अभी तक हमने सारा सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया है, उसमें टॉप एग्जेक्टिव का भी जो थोड़ा सा कि 3 कंट्रीज पेरेंट कंट्री, होस्ट कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जब ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। सो जॉब पे जब आप आते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो वहाँ पे आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस भी शुरू किया जाता है कि आपको उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाए, आप उसके इंफॉर्मेशन आपको हो, तो टीचिंग द कॉर्पोरेट कल्चर एंड फिलोसफीज अबाउट हाउ टू डू बिजनेस, कि ये सोशलाइजेशन ये है कि आपको वहाँ पे बताया जाए कि उसका कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस कैसे करना है, क्या काम करना है, तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो अजम्पशंस अबाउट सोशलाइजेशन के सोशलाइजेशन है क्या, इसमें यह है कि इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस के जो पर्टिकुलर बंदा जो हायर किया गया उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस क्यों, उसे बताया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ यहाँ काम करना है, ऐसे काम होता है, ये हमारा क्राइटेरिया है, आपकी ऐसे परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, जो कि ये उनकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अब आपने ज़्यादा दिल लगा के काम करना है। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, कि इससे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि वो लोग फेमिलियराइज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऑपरेशन से, तो उससे न्यू मेंबर सफ़र एंजाइटी। इसमें एक एजम्पशन ये भी है कि जब आप उन्हें सोशलाइजेशन मुख्तलिफ चीज़ें रूल्स रेगुलेशन बताते हैं तो न्यू मेंबर जो है वो उनमें एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं कि ये मैं कहाँ पे आके फंस गया। डज नॉट अकर इन अ वैक्यूम। सो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो वैक्यूम में नहीं चलेगा, उसमें आप लोगों को साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके ये होगा। तो ओरिएंटेशन सोशलाइजेशन में क्या है, सबसे पहले ओरिएंटेशन में क्या है, इंफॉर्मेशन एक हॉल में बैठ जाते हैं, वहाँ पे आपका एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर आगे ओरिएंटेशन देता है जी कि ये आप ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे एग्जेक्टिव हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये रूल्स हैं, लीव रूल्स ये हैं, बेनिफिट आपको ये मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ये है, एजुकेशन के ये बेनिफिट्स है, तो ये एक ओरिएंटेशन टाइप हो जाएगा जो
पहले दिन दी जाती है। इसके बाद सोशलाइजेशन का सेकंड है जी वेलकम पार्टी। जो लोग नए हायर किए जाते हैं वो उन्हें कंबाइन भी या डिफरेंट सेपरेटली उन्हें वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जाती हैं। इसके अलावा जॉब रोटेशन, आप हायर किया गया है लेकिन उसमें यह है कि एक दिन आपको किसी एक सीट पे बिठा दे, दूसरे हफ्ता 10 दिन उधर बैठे, 10 दिन के बाद आपको दूसरी सीट पे बिठा दिया या फिर तीसरी सीट पे, ताकि डिफरेंट जॉब पे आप बैठे। तो ये भी सोशलाइजेशन, इससे आपको हर डिपार्टमेंट हर सीट के लोगों से आपकी इंटरेक्शन होगी, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, और आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे होता है, ताकि कल को जब भी किसी रिलेटेड तो आपको आइडिया होगा कि ये काम उस सीट के रिलेटेड है, उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड, वहाँ से पता चले। तो सो जॉब रोटेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइनल परमानेंट जॉब से पहले ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको एक पर्टिकुलर सीट देने से पहले कि आप कि ये असाइनमेंट्स है, आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एज अ ट्रेनी आप एक सीनियर के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके साथ ऑब्जर्व करते हैं और उनका थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, और इस ऑन जॉब ट्रेनिंग में उस डिपार्टमेंट के जो डिफरेंट सीट्स हैं, आप उन पे कोई हफ्ता 10 दिन एक पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे आप एज ए ट्रेनी बैठते हैं, उनसे ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, और फिर आप फाइनल अपनी किसी एक जो असाइनमेंट्स है वहाँ पे स्टार्ट काम करते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ओरिएंटेशन क्या है जी? orients, directs and guides employees to understand work, firm, colleague and mission। यानी कि सोशलाइजेशन क्या है जी? इट्स अ ओरिएंटेशन, orients, and guide employees to understand के employees को डायरेक्ट और गाइड करना है कि वो अंडरस्टैंड वर्क के काम को समझ सके, ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, और कोलीग को। किन चीज़ों को? तीन को, काम को, ऑर्गेनाइजेशन को और कोलीग को, और उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को समझ सके, उसे अंडरस्टैंड कर लें। दिस इज द पर्पस ऑफ अ सोशलाइजेशन। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।